अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारेक और आप देख रहे हैं दास्ता। अप्रैल में इक़्तिदार से निकलने के बाद से नाकामियों का सामना करने वाले इमरान खान को लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद एक और बड़ी सियासी नाकामी का सामना है कि वो अपने प्लान के मुताबिक 23 दिसंबर को असेंबलियां तोड़ने में नाकाम रहे। वजीर आला को गवर्नर की जानिब से डी नोटिफाई किए जाने और मामला अदालत में होने के बाद लग यही रहा है कि यह मामला लंबा चलेगा, क्योंकि अब अदालती हुक्म के मुताबिक पहले वजीर आला को एतमाद का वोट लेना होगा, जिसकी अदालत की मजीद कार्रवाई शुरू होगी। ये तमाम सूरत हाल बज़ाहिर इस बात की अक्कासी कर रही है कि हुकूमत कुछ वक्त के लिए सही लेकिन असेंबलियां टूटने से बचाने में कामयाब हो चुकी है, जबकि हुकूमत का प्लान भी परवेज़ इलाही को एतमाद के वोट में नाकामी से दो चार करना है, जिसके लिए सलाह मशवरे और प्लान बनाए जा रहे हैं। सर्द मौसम और इस बढ़ती सियासी तलखी के दरमियान इमरान खान और उनके साथी एक बार एस्टैब्लिशमेंट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो उन्हें बंद गली से निकालने के लिए कोई राह निकाले। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पूरी सियासी जिंदगी एस्टैब्लिशमेंट की बरहूने मिन्नत है, लेकिन ये अलग बात है कि वो इस हिसाब से कभी इस बात का एतराफ़ करते हैं और कभी सिरे से इनकार करते दिखाई देते हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत और उनके पार्टी के सीनियर रहनुमा आरिफ अलवी की जानिब से अपने एजाज़ में दिए गए एक इशारे में इस बात का इंकशाफ किया गया कि एस्टैब्लिशमेंट ने न सिर्फ 2018 बल्कि सेनेट इलेक्शंस में इमरान खान की मदद की। सदर आरिफ अलवी की जानिब से आज इस बयान की तरदीद कर दी गई है कि उनके बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटकर नकल किया गया और ये खुद साख्त और मन घड़त है, लेकिन यह हकीकत अपनी जगह बदस्तूर मौजूद है कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान की हर मौके पर मदद की, जिसका एतराफ़ खुद इमरान खान कई बार अपनी हुकूमत में भी कर चुके हैं, बल्कि हुकूमत से निकलने के बाद भी, चाहे वो तनकीदी अंदाज में ही सही, लेकिन इस बात का एतराफ़ करते रहे कि उन्हें हर जगह एस्टैब्लिशमेंट की मदद की ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो कोई अहम कानून साज़ होती या फिर दूसरे अहम मामलात हों। ना सिर्फ खुद इमरान खान और उनके पार्टी रहनुमा बल्कि उनके अलावा उनके इत्तेहादियों की जानिब से इस बात का बार बार इंकशाफ किया जाता रहा है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने ना सिर्फ इमरान खान के लिए हवाओं का रुख मोड़ा बल्कि उनको हर मौके पर सपोर्ट किया। हुकूमत में तो तहरीक इंसाफ की मदद की जाती रही, लेकिन कल ही निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए फवाद चौधरी ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि हुकूमत जाने के बाद भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें बार बार यही कहा जाता रहा कि कोई मसला ही नहीं, इलेक्शन हो रहे हैं। इमरान खान को परवेज़ इलाही से तो गाइडलाइन नहीं लेंगे ना, ये भी फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही उनके साहबजादे यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम इत्तेहादी बाजवा साहब से मुताल्लिक जो कहते रहे, और फिर परवेज़ इलाही साहब ने हालिया दिनों में कहा कि जनरल बाजवा से मुताल्लिक अगर अब किसी ने को बात की तो ना सिर्फ परवेज़ इलाही बल्कि उनकी जमात खुद आकर इसको काउंटर करेगी। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब को परवेज़ इलाही से तो गाइडलाइन नहीं लेंगे। इमरान खान असेंबलियाँ तोड़ने के प्लान में भी नाकाम होने के बाद यही उम्मीद लगाए बैठे कि इंतखाबात अप्रैल में हो जाएंगे। उन्होंने ये पेशगोई गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए की, जिसमें उनका कहना था कि इंतखाबात मार्च अप्रैल में हो जाएंगे, और फिर गुज़श्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी की जानिब से अप्रैल मई में इंतखाबात कराए जाने की ख्वाहिश का इजहार अब ये कहते हुए किया गया है कि सबको चाहिए कि नई शुरुआत के लिए माजी को भूल जाएं और माफ़ कर दें, कोई बीच का मामला तलाश कर लें और इलेक्शन अप्रैल के आखिर या फिर मई में करा लें। सदर की तजवीज़ अपनी जगह, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी भी ऐसी तजवीज़ को रद्द करते हुए ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि इलेक्शन नवंबर 2023 में अपने मुकर्ररा वक्त में होंगे और वो किसी भी पेशगी शराइत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। कल फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सदर चेयरमैन PTI को मुखातिब करते हुए कहा कि इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे, क्योंकि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। राना साहब क्या फरमाते हैं, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इलेक्शन कैंपेन होगी उसे इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ लीड करेंगे और इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर 2023 में होंगे। असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ही ये कहती है, बार बार ये शिकवा करती है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बदस्तूर मदद की जा रही है, उसे लेवल प्लेइंग फील्ड के मुनाफी करार दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ शेखुपुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद लतीफ़ साहब ने इमरान खान पर खुलकर तनकीद करते हुए इस बात का इजहार किया कि इमरान खान की सहूलतकारी आज भी मौजूद है। जावेद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान आज माशी तौर पर जिस भंवर में फंस चुका है और जिन्होंने फंसाया है उनको छोड़ दिया जाए तो ये तो 70 सालों में फिर होता है कि कोई गलती करे मुदावे के बगैर आगे चलने की बात की जाती थी, तो फिर ये पाकिस्तान इस वजह से इस हाल को पहुंचा है। जो फैसले पेंडिंग हैं, जो मुकदमात पेंडिंग हैं इमरान खान के, वो पेंडिंग ही रहे, और हमारे साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं, हमें जो सजाएं दी गई हैं, वो सजाएं उसी तरह बरकरार रहें। अब वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि इस वक्त मियां जावेद लतीफ़ साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम जावेद लतीफ़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर मेरा ख्याल है सबसे पहले आप ही के स्टेटमेंट से शुरू कर लेते हैं कि आप ये कहते हैं कि हमारे साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाए, मतलब ये नाइंसाफ़ी का अजाला आप किससे तलब फरमा रहे हैं
और इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि क्या अभी भी इमरान खान साहब के साथ वो सपोर्ट, वो हिमायत, वो अंपायर मौजूद है? देखें, मैं बड़ी बात सीधी करने वाला एक शख्स हूँ। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि जब मैं कहता था, जब मेरी जमात कहती थी कि जनरल फैज़ या जनरल बाजवा, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त के अदारे, जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी कहते थे कि 3 अदारों ने मिल के इमरान खान को बनाया और नवाज शरीफ को हटाया। अब आप ये देखें कि आज की हुकूमत के, एक सूबाई हुकूमत के इत्तेहादी ख़ुद से कहना शुरू कर दिया उन्होंने। जब मैं कहता था तो ये तो कहा जाता था एक साइड से कि ये सियासी इल्ज़ाम तराशी है, ये ख़ुद को बरी करने की बातें की जा रही हैं। मगर आज तो भाई, जब परवेज़ लाई, जो आज के और आज तक के वज़ीर आला हैं उनके पंजाब के, वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो जनरल फैज़ थे, ये मेरे और मेरे बेटे को नैब में गिरफ़्तार करवाने की कोशिश करते थे और इमरान खान की ख्वाहिश पर कर रहे थे। फिर मैंने जब जनरल बाजवा से बात की तो जनरल बाजवा ने इसकी ठकाई की, तब जाके मुझे जो है मेरी जान खुलासी हुई। तो रेहान, मुझे ये कोई बताए ना कि जब हमें सज़ाएं दी गईं और किसी की ख्वाहिश पे दी गई, दिलवा दी गई, किसी को सहूलत देने के लिए, किसी को लाने के लिए, और आज सारी चीज़ें सबूत के सामने वो ख़ुद सामने लेकर आ गए, तो फिर भी मुझे, मेरी सज़ा जो है वो उसी तरह कायम रहे और उसके केस भी उसी तरह पेंडिंग रहें, और कहा जाए कि हम ए पॉलिटिकल हैं या लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे दी गई है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बात यह है कि जब तक उन नाइंसाफ़ियों का अजाला ना हो, उस पर माजरत ना की जाए, उस पर कौम को हकायक बताए ना जाएं, और जो हमें चोर डाकू बना दिया गया था बग़ैर सबूत के, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे हम चोर डाकू बन गए, और जिन्होंने 50-50 अरब के टीके लगाए पिछले 4 सालों में, उस इमरान खान को आज भी कोई सादक और अमीन अदालती कहता रहे, तो फिर मुझे ये बताएं कौन सा ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, कौन सा ये इंसाफ यही तो मैं है? आपसे फिर यही तो अर्ज कैसा कर रहा हूँ कि इलेक्शन है? नाइंसाफी का अजाला आज कैसे होगा? अब तो जनरल बाजवा भी नहीं है, जनरल फैज़ भी नहीं है, तो आप किससे कह रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे? यार रेहान, आप बड़े मासूमियत से आप लोग सवाल कर देते हैं, मगर मुझे ये बताएं ना कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को आपने सुना है? और अगर सुना है, अगर उनकी जो उन्होंने अपनी दरख्वास्त आला अदलिया को भी दे रखी है, उसमें भी जो कुछ उन्होंने लिखा है, तो उसके बाद भी आप ये सवाल करें तो मुनासिब नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि देखें, मुझे आप इतराफ़ भी कर रहे हैं कि सज़ा गलत हुई, आप इतराफ़ भी कर रहे हैं कि 2017 का एक तरक्की करता पाकिस्तान जो है वो मुझे, मेरी शक्ल पसंद ना होने पर मुझे हटा के आपने मुल्क की तबाही कर दी, और एक ऐसे शख्स को आपने 2018 में हम पर मुसल्लत कर दिया जिसको आप पसंद करते थे। तो उसने जो खलवाड़ किया 4 सालों में पाकिस्तान के साथ, आज जिस नहज पे पाकिस्तान आ गया है, आप कबूल भी कर रहे हैं कि यह वाकईतन गलत फैसला हुआ, मगर जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिन जिन लोगों ने उस वक्त मिलकर यह सब कुछ किया था, क्या ये उसी तरह रहेगा? और उसी तरह रहे और पाकिस्तान आगे चल सकेगा? नहीं, ये सब, ये फैसला तो अदालत ने करना है। और तो क्या उस वक्त अदालतों से फैसले नहीं लिए गए थे? क्या उस वक्त अरशद मलिक ने फैसले नहीं लिए थे? उस वक्त जो कुछ हुआ था, जिसके ज़ेरे असर हो रहा था, अब वो लोग नहीं हैं। अब तो अदालतें खुद मुख्तार है, अदालतें आज़ाद है, अदालतों से फैसले आने हैं। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कोर्ट्स नाउ? रेहान, मेरी बात सुने, आप मुझे ये बताएं कि आज तो जस्टिस साकिब निसार जो हैं वो भी निजी महफिलों में एतराफ़ करते हैं कि हमसे गलत फैसले हुए। आज तो वो भी कहते हैं कि बहुत सी सुकम हैं अदालती सिस्टम में।
और वो और उसके अलावा दो दूसरे इदारों के जो लोग हैं वो भी इतराफ़ कर रहे हैं। क्या जनरल बाजवा निजी महफिलों में और कुछ सहाफ़ियों और पार्लियामेंटेरियन की मौजूदगी में जनरल बाजवा ने ये बात नहीं कही कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है? तो भाई आप सारे लोग मिलके ये कह भी रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है और ज़्यादती उसी तरह खड़ी रहे, और इमरान खान ने जो ज़्यादतियाँ की हैं उसको पूछा भी ना जाए। मुझे ये बताएं कि हम तो अदारों में बैठे लोगों के गलत फैसलों की निशानदेही किया करते थे, नाम लेकर किया करते थे, और हम पर गद्दारी के मुकदमे बनते थे। हमें कहा जाता था ये अदारों को कमज़ोर कर रहे हैं और ये इंडियन ज़बान बोल रहे हैं। मगर आज अदारों में एक तो देखिए एवन फील्ड केस में मरियम बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, फिर लाहौर से उनको पासपोर्ट भी मिल गया, वो अपने वालिद गिरामी से मुलाकात के लिए पहुंच भी गई। उसके बाद इरफान कादिर साहब हमारी प्रोग्राम में कह चुके हैं कि अब जैसा मरियम बीबी के केस में फैसला है उसके बाद कोई ऐसा अमर माने नहीं है कि मियाँ साहब को उस केस के अंदर रिलीफ ना मिले। वो तो मियाँ साहब ने वापस आना है, जमानत पर अगर आते हैं तो अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा इमरान खान का मामला है तो अब इदारे आपके कंट्रोल में हैं, अदालतें आज़ाद हैं, हुकूमत आपके पास है, तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लें। रेहान, एक तो बात मेरे जैसा सियासी वर्कर जो है बड़ी वाज़ेह ये कहना चाहता है आपके तवज्जुह से, अदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट रहने चाहिए, कोई भी हुकूमत वक्त तो उसके कंट्रोल में नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो फिर कोई भी रियासत के अदारे कंट्रोल में उस वक्त की हुकूमत के होते हैं तो ये हालत होती है फिर रियासतों की जो आज हमारी रियासत की है। दूसरी जो बात आपने कही कि आपको रिलीफ भी मिल गया एक अदालत से, मरियम नवाज शरीफ के हवाले से आपने बात की। भाई मुझे ये बताएं कि हमारे साथ होने वाली जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, अगर 4-4, 6-6 साल बाद अगर हमें इंसाफ मिल भी जाता है तो उसको भी NRO कहा जाता है, और आप जैसे लोग कहते हैं कि देखा आपको इंसाफ नहीं मिल गया। ओ भाई, हमें 6 साल किस जुर्म की सज़ा मिली ये भी तो आप कोट करें। आज हमें अगर डाकू चोर कहा जाता है तो ये भी तो बताया जाए ना किन की ख्वाहिश पे हमें चोर डाकू डिक्लेयर किया गया और क्यों किया गया, हमारा जुर्म क्या था, इसका अज़ाला आप कैसे चाहते हैं? इसका अज़ाला इस तरह हो सकता है जी। मैं अर्ज करता हूं कि अगर मैंने एक दमड़ी की करप्शन की है तो बीच चुराखे मेरा पूरी कौम को बताना चाहिए। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, महज इसलिए कि मैं इसको पसंद नहीं करता और ये ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, मेरे जो है डिसिप्लिन में नहीं रहेगा या मेरी रिट को कोई चैलेंज कर देगा। अगर इस बुनियाद पे, इस खौफ से आप किसी लीडर को हटाते हो और उस पर ये इल्ज़ामात लगा के बगैर प्रूफ के आप सज़ा भी दे देते हो, जब तक आप उसका अज़ाला और उसकी माजरत नहीं करते, उन चीज़ों को वापस नहीं लेते, कौम का एतमाद बहाल नहीं हो सकता। और तो जब तक कौम का एतमाद बहाल नहीं होता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। चाह रहे हैं आप? मैं अर्ज करता हूं, आप मुझे ये बताएं कि आप जो इत्तेहादी हैं आज के सूबाई हुकूमतों के, जब वो खुद इतराफ़ करते हैं, और आज अभी आपने एक क्लिप सुनवाया फवाद चौधरी का, वो कहते हैं कि आज भी राब्ते में हैं, फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर अदारे इंडिपेंडेंट हैं और जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आइन कानून के मुताबिक सबको चलना चाहिए, तो फिर ये हुक्मरानों से तो नहीं इलेक्शन मांग रहे हैं ना, ये तो किसी और बिल्कुल ये बात खुलेआम करते हैं कि हम जो ताकतवर हल्का है उनसे मांग रहे हैं। ओ भाई, फिर आप एक आइन कानून को तोड़ रहे हो, खिलाफ वर्जी खुद कर रहे हो और इतनी ढिठाई से कर रहे हो कि आपको शर्म भी नहीं आ रही, और फिर भी आप कहते हो कि मैं जमहूरियत का लंबरदार हूं और मैं इलेक्शन चाहता हूं। किस तरह इलेक्शन चाहते हो? फिर उसी तरह के इलेक्शन चाहते हो जो 2018। और मैं एक बात और कह दूं, आप जितने चाहे इलेक्शन करवा लो, उस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होगा
जब तक आप पाकिस्तान को इस हालत पर पहुंचाने वालों को बेनकाब करके कटहरे में नहीं लेकर आते, और 2017 के जो किरदार थे, मैं ये कह रहा हूं कि उनको बेनकाब करके कटहरे में लाया जाना चाहिए। ये वक्त की ज़रूरत है, ये कौमी ज़रूरत है, ये रियासत को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर इस पे मिट्टी पाओ का जो रवश है पिछली या तसलसल है पिछले 70 सालों का, वो आज भी रहा तो पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने से मजीद तकसीम बढ़ेगी, मजीद खराबी पैदा होगी। अच्छा मियां साहब, मुझे यहाँ पर ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, प्रोड्यूसर ब्रेक लेने का कह रहे हैं, ब्रेक लेते हैं। जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे, इदारों के इंडिपेंडेंट होने के हवाले से आपको कोई शक है? देखिए रेहान, मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी तमन्ना भी है। अदारों से जब ये आवाज़ उठती है कि हम पॉलिटिकल हैं, तो पाकिस्तान के वो 70 सालों के कारकुन जिन्होंने इस तहरीकों में, इस रास्ते में अपनी जानें दी, अपना नुकसान करवाया, उनको तस्कीन मिलती है कि चलें हमारी जद्दोजहद का हमें समर मिल गया। अब आ जाएं, जो आज की एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है, यकीनन हमें उससे बहुत सी तवक्कुआत हैं, और जो कहा जाता है कि हम पॉलिटिकल हैं, तो फिर जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो कहते हैं, अगर एक अदारा उनमें से कह रहा है कि हम पॉलिटिकल हैं, तो क्या बाकी 2 अदारे पॉलिटिकल हो गए? बाकी इदारों, आप अदालत की बात कर रहे हैं? मैं सब की बात कर रहा हूं जो पॉलिसी साज हैं और जिनके फैसलों से पाकिस्तान का फ्यूचर वाबस्ता है। तो जावेद लतीफ़ साहब, आज जब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, उनको दिखाई दे रहा है या प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल में इंतखाबात हो जाएंगे, तो किन ग्राउंड्स पे कह रहे हैं, किन बेसिस पे कह रहे हैं आपके ख्याल में? अब आप यही देख लेना रेहान कि मेरी अपीलें तो पेंडिंग रहें। आप देख लें कि पंजाब के अंदर जो एतमाद लेने के लिए कहा गया परवेज़ लाई को गवर्नर की तरफ से, तो एक दिन में डीनोटिफाई होते हैं, तो एक ही दिन में उसका फैसला आ जाता है। मगर उसी पंजाब असेंबली की 2 अपीलें, 2 मुख्तलिफ फैसले जो हैं वो पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस पर तो आज तक फैसला नहीं आया। तो आपने लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में गालिबन चैलेंज करना था, वो पिटिशन नहीं आई अभी तक। मियां साहब को इरादा बदल गया है क्या? देखें, नहीं रेहान, देखें, बात सीधी सी है कि अगर हम सब लोग, जितने भी लोग हैं, वो रेहान हो, जावेद हो, कोई और हो, या पॉलिसी साज लोग जो हैं, इस डूबते पाकिस्तान को अगर आज भी पसंद नापसंद की बुनियाद पे चलाएंगे, तो खुदा न खास्ता बहुत देर हो चुकी, बहुत देर हो जाएगी। खुदा के लिए अब तमाम अदारों में बैठे लोग जो हैं, वो किसी का चेहरा देखने की बजाय आइन कानून के मुताबिक चलना होगा, सबको इंसाफ फ्राहम करना होगा। भले आप बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ना कि सच जो है वो भी बाज़ औक़ात नहीं वक्त पे बोला जाता, उससे नुकसान होता है। नहीं, आपका आइन कानून ये नहीं कहता। आप आइन कानून के मुताबिक आपको सच बोलना पड़ेगा, सच कहना पड़ेगा और उस पर अमल दरामद करवाना पड़ेगा। देन जाके आप इस रियासत को, इस एक गड़े में गिरी रियासत को निकाल के फिर से 2017 की पटरी पर, तरक्की की पटरी पर चढ़ा सकते हो, जो नवाज शरीफ लेकर गया था। मुझे आज तक कोई ये बता नहीं सका, समझा नहीं सका कि 2017 में नवाज शरीफ ने गुनाह क्या किया था। अच्छा भैया साहब, इस हवाले से तो अब बहुत सारी बातें सामने आ गई ना। अब ये तो कोई राज नहीं है, ये तो खुद करने वाले भी कह रहे हैं और खुद जो बेनिफिशरी हैं वो भी बता रहे हैं। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्या आज आप पर इंतखाबात के हवाले से कहीं से कोई प्रेशर आ रहा है?
देखें, अभी तक तो किसी किस्म का कोई प्रेशर मुझे तो महसूस नहीं हुआ, और अगर कोई प्रेशर डालेगा कबूल नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल बात सीधी कह रहा हूं आपको। वजह कि बड़ी हो गई यार, बस कर दें। अगर इसी तरह पसंद नापसंद और किसी के दबाव में और किसी को आगे लाने के लिए, किसी को सहूलतकारी फ्राहम करने के लिए, अगर बार ये लोगों का एतमाद बहाल इस तरह हो सकता है, जो आपका सवाल है कि किसी जानब से दबाव है, ये को लोगों को यकीन होना चाहिए कि आईनी तौर पर जो होगा तमाम अदारे वो काम करेंगे, कोई किसी के प्रेशर में ना आएगा, ना किसी पे प्रेशर डालेगा, तब जाके इलेक्शन का भी फायदा होगा। तब आईनी तौर पे आपकी हुकूमत मियां साहब अगस्त में अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, असेंबलियों की मुद्दत अगस्त में पूरी हो रही है, तो क्या अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस एक्सपेक्ट करें लोग? क्यों नहीं करने चाहिए? क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा था ना कि असेंबलियों की मुद्दत 1 साल तक के लिए बढ़ा दी जाएगी। मैं बतौर सियासी कारकुन के मैं नहीं समझता कि एक लम्हा भी आगे जानी चाहिए, मगर उससे पहले हर हाल में इमरान खान की जो करतूतें, जो 10-12 साल के पेंडिंग फैसले हैं, और मुझे कोई ये नहीं समझाता कि चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद, तोशाखाने का, फॉरेन फंडी केस का, उसके बाद कोई सबूत और चाहिए? उन पे क्यों नहीं आगे काम हो रहा? उन पे क्यों नहीं फैसले दिए जा रहे? क्यों नहीं हो रहा सर? आपकी तो ये बताए आपके पास तहकीकाती इदारे भी हैं, आपसे ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड कौन हो सकता है? क्यों नहीं हो रहा? कौन रुकावट कौन है? यार रेहान, फिर आप वही सवाल करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये फैसले मैंने तो नहीं करने, ये तो अदारों ने फैसले करने हैं, मेरी ख्वाहिश पे तो नहीं होने। हर एक का अपना एक आईनी डोमेन है, उसमें रहते हुए मुझे ये बताए कोई कि 25-25, 30-30 साल के केस अगर पेंडिंग हो और एक दिन में एक फैसला आ जाए, वो ज़रूरी है? और क्या हमारी अपीलें 4-4, 6-6 साल तक पेंडिंग रहे, वो भी अच्छा है? क्या इसको इंसाफ कहते हो आप? मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब को इत्मीनान करेंगे? नाअहल किया गया, सिंगल आउट करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन सियासत से मियां नवाज शरीफ आउट नहीं हो सका। ये भी मेरा ख्याल है कि नाकाबिले तरदीद हकीकत है। अगर आज इमरान खान को नाअहल कर दिया जाता है, या आप ये चाहते हैं कि इमरान खान नाअहल होना चाहिए, सियासत से किसी को आउट कर देना, सिंगल आउट कर देना, क्या पॉसिबल है एट दिस पॉइंट इन टाइम? रेहान, पॉलिटिशियन को आप कभी दबा के, कभी सज़ा दे के आप लोगों की नज़रों से दूर नहीं कर सकते, गिरा नहीं सकते, दिलों से निकाल नहीं सकते। मगर मैं ऑनेस्टली आपको ये बात कह रहा हूँ कि ये फसादी है, ये पॉलिटिशियन नहीं है। और ये एक वक्त आएगा, आपको पता चलेगा कि ये किसके एजेंडे पे आया, किस किस ने इसकी परवरिश की और किस किस ने क्यों की, और वक्त साबित कर रहा है कि मुझे यार आपको समझ नहीं आ रही। 97 में जब इसकी इलेक्शन में जमानत जब्त हो गई तो इसके फौरी बाद इसने कहा इलेक्शन फौरी चाहिए जी। 2002 में एक सीट जीती और कोई सीट ना जीत सका, तो साल बाद कहना शुरू कर दिया इलेक्शन फौरी होने चाहिए जी। 2008 में भी यही किया, 2013 में भी ये किया। कहां जाके रुका? 2018 में जब इसको मुसल्लत कर दिया गया, बिठा दिया गया, और जब उतरा फिर कह रहा है कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए। पाकिस्तानी कौम को समझ आ रही है, रेहान तारक को समझ ना आए तो वो अलग बात है, मगर पाकिस्तानी कौम को समझ आ रही है कि इलेक्शन के पीछे असल डिमांड क्या है। या तो इक्तदार दो और या मेरे केसों को पेंडिंग रहने दो, उस पे फैसले ना आए, ताकि इसको बेनकाब कौम के सामने ना होने दिया जाए। मुझे ही बताएं कि क्या जो किरदार इसने, और मैं नहीं कहता, मैं ऑडियो वीडियो पे नहीं जा रहा, मगर ऑडियो वीडियो अगर सही नहीं तो मैं बतौर एक कैबिनेट मेंबर के मैं ये कह रहा हूं, गारंटी कर रहा हूं कि ये बंदा चैलेंज करे, उसका फ्रांसिक करवाते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो भले ये हुकूमत ने रिलीज नहीं की, हुकूमत का इसमें कोई रोल नहीं है, मगर फिर भी हुकूमत वक्त माफी मांगेगी।
अगर फ्रांसिक कराने के बाद ये फेक ठीक, अभी तक तो मियां साहब ऐसे ऑडियो है, ये वीडियो भी हमें हुकूमत ही बताती है कि वीडियो भी कोई है। आप यानी आप ये कह रहे हैं कि ऑडियो और फिर उसके बाद जो वीडियो है मुमकिन तौर पे वो सब दुरुस्त है और आपकी मालूमात के मुताबिक ठीक है, आपकी नजर से गुजरी हुई। रेहान, ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं रेहान, इसलिए देखो यार, कोई शख्स जब ये बात करता है ना कि यार उसका जिस्म उसकी मर्जी, उसका किरदार उसके अपने ताई, वो ये और उसका जाती फेल है, ठीक मैंने मान लिया। मगर रेहान, जो शख्स दावेदार हो सहाबा इकराम के दौर को वापस लाने का, जो पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाने का एजेंडा लेकर आया हो बकौल उसके, तो उसका किरदार फिर कैसा होना चाहिए? मेरा सवाल ये है, लोगों का सवाल ये है कि उसको बाकिरदार होना चाहिए जो इस तरह की बातें करता है। अगर वो बदकिरदार होगा तो किस तरह ये इस तरह की बातें करेगा? मुझे सर मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे बहुत देर से प्रोड्यूसर साहब मेरे कान में ब्रेक लेने का कह रहे हैं। मुझे सिर्फ लास्टली ये बता दीजिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से और फिर वो जो कैंपेन जिसको आके उन्होंने लीड करना है, उनकी वापसी और उस कैंपेनिंग के करने में आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून रीगेन कर लेगी या पॉपुलैरिटी इतनी होगी कि फिर आसान हो के इलेक्शंस में जाए और इलेक्शंस में जाके कोई थंपिंग मेजॉरिटी ले सके? यार रेहान, मेरे भाई हैं आप, मैं फिर बड़े तहम्मुल से आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि जो इस गब्बारे में हवा भरी गई थी वो हवा भरने वालों ने निकाली नहीं है। उसी तरह इस गब्बारे में आज भी हवा भरी जा रही है। जब ये हवा निकलेगी तो एक आम बंदा भी उठ के इसका मुकाबला कर सकता है। ये अवाम में पॉपुलर नहीं है और जो ज़िमनी इंतखाबात के नतायज हैं, वक्त कोई आया तो मैं बताऊंगा कि वो नतायज आज भी हमारी हुकूमत के होते हुए कैसे लिए गए। ये सब बात लंबी हो जाएगी। फिर वो गुब्बारे से हवा जिन्होंने भरी थी, अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो निकाल भी दें, फिर ए पॉलिटिकल को फिर पॉलिटिकल होना पड़ेगा। इसलिए तो मैं उसे बार बार कह रहा हूं कि वो फिर उनको ए पॉलिटिकल रहने दे। अगर वो ए पॉलिटिकल है, लेट इट बी देन। रेहान, मैं उनके रोल की बात नहीं कर रहा, मैं आज भी सहूलतकारी की बात कर रहा हूं। मैं आज भी ये कह रहा हूं कि जो दो दीगर अदारे हैं उनको बकौल जस्टिस शौकत सिद्दीकी के 3 अदारों ने मिलकर बनाया था, बाकी 2 अदारों को भी ए पॉलिटिकल होना चाहिए और वो किरदार आइन कानून के मुताबिक अदा करना चाहिए। मुझे आप उसी तरह सजा याफ्ता रखें और जिस पे सजा बनती है, जुर्म साबित हो चुका है, उसको आप सजा ना दें, उसको सादक और अमीर रहने दें। ये कैसा आप इंसाफ कर रहे हैं भाई? मियां साहब, आपका जो इशारा है वो ज्यादा अदालतों की तरफ है, नैब की तरफ है। आई हैव टू क्विकली वाइंड इट अप सर। मियां जावेद लतीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा वफाक हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। मुल्क की मगरबी सरहद पर बढ़ती हुई कशीदगी की बाज़गश्त अब मुल्क के चंद मखसूस हिस्सों तक महदूद नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में सुनाई दे रही है। पहले केपी के अंदर जिस तरह की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही थी, वजीरों और मुशीरों से भत्ताखोरी के मामलात थे, वहाँ पर जो कुछ हुआ बन्नू के अंदर CTD कंपाउंड के अंदर बहुत अलार्मिंग था। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर गुज़श्ता रोज़ 5 दस्ती बम हमले और आज उसका तसलसल कोयटा के अंदर क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान IED धमाका, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। लेकिन अलार्मिंग तो ये भी है, ख़तरे की घंटी तो तब भी बज रही है कि हमारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो इस मामले के ऊपर होश के नाखून लेने की बजाय एक दूसरे से दस्तो गरिबा दिखाई देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, इज्तिमात के अंदर और मीडिया टॉक्स के अंदर जो सिचुएशन दिखाई देती है वो ऐसे है कि जैसे ये असल में सियासतदान धरा है, सियासतदानों की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। आज मरकज़ सूबे के ऊपर किस तरह के इल्ज़ामात लगा रहा है, इसको लेकर ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। में सबको बुलाओ, मैंने ऐलान करना है। ये वो शख्स है जो कहता था कि तालिबान से बात करो, बात करने का नतीजा आजकल देख रहे। केपी में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो खून खराबा शुरू किया है, ये उसकी कड़ी है जो इमरान खान उस वक्त भी कहता था कि इनसे बात करो। ये बात कहने से मुझे पता है जान को खतरा हो सकता है, मगर पाकिस्तानी जानों को बचाने के लिए ये बात करना जरूरी है कि उनसे बात करवाई
जिन्होंने 60,000 से ज्यादा पाकिस्तानी लोगों को शहीद किया। बन्नू में जो वाकया हुआ है, पूरी क़यादत जो है, सियासी क़यादत जो है, वज़ीर आला समेत केपी की, खैबर पख्तूनख्वा की, वो जमान पार्क लाहौर में थी और वहां पे दहशतगर्द जो है मासूम जानों के साथ खेल रहे थे। आफरीन है हमारे SSC के नौजवानों पे जिन्होंने जान पे खेल के उन लोगों को कैफरे किरदार पहुंचाया। सिटिंग हुकूमत जो है उनको तौफीक भी नहीं हुई बन्नू जाके किसी से पूछ सके कि यहाँ क्या हुआ है। यानी हुकूमत जो है, केपी की हुकूमत तमाम तर अपने फराइज से दस्तबरदार हो चुकी है, स्वयं माल बनाने के और कोई काम नहीं है। ये तो इस सारे मामले का सियासी रुख। इस मामले का एक और रुख भी है जो है ग्राउंड रियलिटी। जब से अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत कायम हुई है तो तालिबान से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद वो चेंज तालिबान है। दोहा पीस एग्रीमेंट के बाद शायद वो अपने मुआहदे की पासदारी करेंगे और अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बाद ना तो तालिबान ने अपनी रविश बदली है, बल्कि वही 93-94 के तालिबान दिखाई दे रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उनकी सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल भी हो रही है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तालिबान की तरफ से कहा तो गया था कि वहाँ पर जो ग्रुप्स हैं, ख़ासतौर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो यहाँ पर ऑपरेट नहीं करेगी, वो कटेल करेंगे उसे हर सूरत। लेकिन कहीं गलती हमसे भी हुई है और दोहा पीस एग्रीमेंट की जहाँ तालिबान की तरफ से खिलाफ वर्जी हुई है, जहाँ वो खुद उस रविश पर चलने को तैयार नहीं है जिसका उन्होंने वादा किया था, बल्कि अब वो सिर्फ यहाँ तक महदूद हैं कि TTP के साथ हमें बिठा तो देंगे, लेकिन TTP को कंट्रोल करने या TTP को कटेल करने की उनके पास कोई सकत मौजूद नहीं। शायद यही वजह है कि दुनिया भर में तालिबान की वो पजीराई नहीं हो रही या दुनिया तालिबान को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है अब अमेरिका भी बोल उठा है। और अमेरिका तर्जुमान दफ्तर खारजा, अमेरिका के नेट प्राइस क्या कहते हैं इस सारे मामले के ऊपर, इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और माहिर अफगान उमूर ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खान साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, जब से अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत तब्दील हुई, तालिबान हुकूमत आई, तो क्या हमने तालिबान के साथ इंगेज करने में कहीं कोई गलती की है या किसी और जगह पर गलती हुई है जिसका खुमियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है? मेरे ख्याल में गलती तो हमसे नहीं हुई। पाकिस्तान ने कोशिश की है कि तालिबान को इंगेज रखा जाए और दुनिया से भी पाकिस्तान का यही मुतालबा था कि तालिबान को आप नज़रअंदाज ना करें। तो हमने इंगेज, लेकिन थोड़ा फ़र्क आया था जब ये हुकूमत तब्दील हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में सियासी मामलात जब होते हैं तो ज़्यादा उसमें कोई दो राय तो है नहीं कि जब अपने सियासी मामलात होते हैं तो फिर फोकस जो होता है, तवज्जो जो होती है, वो सियासी मामलात पे होती है। तो कुछ थोड़ा सा फ़र्क आ गया था। और बाद में जब सफ़ीर पे हमला हुआ 2 दिसंबर को, तो उसके बाद तो बिल्कुल एक इस वक्त सूरत हाल यह है कि एम्बेसी सफारत खाने का काम तकरीबन एक लिहाज से मुअत्तल है और अभी तक नाज़िमुल उमूर साहब वापस नहीं गए हैं और कुछ और लोग भी वापस आए हैं। तो बहरहाल इंगेज करने में हमारा मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन बदएतिमादी सी है और अभी हमारा इम्तिहान है कि उस बदएतिमादी को कैसे दूर किया जाए। और बदएतिमादी के लिए मुख्तलिफ वजूहात वक्त पे आती है। जब 31 जुलाई को हमला हुआ अमरीकी ड्रोन का, उस वक्त भी तालिबान के वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया कि ड्रोन वहाँ से आते हैं। तो कभी कभी और भी थोड़े से मामलात होते हैं, लेकिन तालिबान को समझना पड़ेगा कि पड़ोस में अगर इस तरह के हालात हों तो जिस तरह वज़ीर ख़ारिजा ने ख़ुद भी कहा था, बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में, कि ताल्लुकात पे बहुत ज़्यादा एक मनफी असर उसका होगा अगर TTP की एक्टिविटीज़ वहाँ पर होंगी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारा जो मगरबी सरहद है वो इस वक्त जो हमारे तवक्कुआत नहीं थी कि उस पर मसाइल होंगे, वहाँ पर मसाइल पैदा हुए हैं। आपको याद होगा कि कल जब आर्मी ने एक हमले का जब जिक्र कर रहे थे बलूचिस्तान में, जो कल कई हमले हुए हैं, तो उसमें ये भी कहा गया था कि सहूलतकारों ने जो हमलावर थे उनका, जब हमलावर थे उनके साथ उन्होंने मदद की थी, लेकिन उसको काउंटर किया गया। तो जब इस मामले से निकलने की बात होती है तो इस सारे मामले का हल मिलिट्री ऑपरेशन में दिखाई देता है या इंगेजमेंट में, मुज़ाकरात में दिखाई देता है आपको? मेरे ख्याल में ताकत का इस्तेमाल जो है वो मेरी नज़र में इस वक्त एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अफ़गान तालिबान थोड़े से उसमें तो कोई शक नहीं है कि इतना ज़्यादा मुअस्सर वो इक़दामात नहीं उठाते जिसकी हमें ज़रूरत है, जो दुनिया भी चाहती है कि तालिबान के जो वादे हैं, पड़ोसी भी चाहते हैं कि वो उस पर कितना अमल करते हैं। तो उसमें तो उनके मसाइल हैं। तालिबान का एक इशू और है
कि वहाँ पर उन्होंने अपने लिए इतने मसाइल पैदा किए हैं, जो अभी यूनिवर्सिटियों में ख़वातीन की तालीम का, फिर उसके एक दिन बाद जो तमाम जो NGO है गैर मुल्की और अफ़गान, उसमें ख़वातीन के उस पर पाबंदी लगाना, क्योंकि ख़वातीन के बग़ैर आप वहाँ पर आम लोगों को इमदाद नहीं पहुँचा सकते। मैं जब अफ़गानिस्तान जाता हूँ तो वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहाँ पर ख़ुराक की, तो आप यकीन कीजिए कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ख़वातीन होती हैं कि कभी कभी तो मर्दों से उनकी लाइन ज़्यादा होती है। तो उन ख़वातीन को कौन जा कर के वो देगा, यार उनकी रजिस्ट्रेशन कौन करेगा घरों में जाकर, काफ़ी सारे। तो लिहाजा तालिबान हर रोज़ अपने लिए मसाइल पैदा करते, जब मसाइल पैदा करेंगे और दुनिया का उन पर दबाव बढ़ेगा, तो कुछ चीज़ों जो मसलन हमारी तशवीश तो सबसे ज़्यादा यही है ना कि हमारे सरहदात महफूज नहीं है, पाकिस्तान में हमले ज़्यादा हुए हैं, पाकिस्तान में तशद्दुद की कार्रवाइयाँ ज़्यादा हुई है, और पाकिस्तान का तो ये मौका दुरुस्त है कि तालिबान सारे ऑपरेट वहाँ से करते हैं। अब हमारे यहाँ दो किस्म की राय पाई जाती है, वो ये है कि एक तो मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए से TTP को कंट्रोल किया जाए, दूसरी ये है कि इनके साथ बैठकर बातचीत के जरिए से मामला को हल किया जाए। हम इनके साथ बैठे तो हैं, लेकिन जब जब बैठे हैं उसके बाद इन्होंने बाउंस बैक किया है, ये फिर से रीग्रुप होते हैं, दोबारा से मुसल्ला होते हैं और ज़्यादा शिद्दत से हम पर हमलावर होते हैं। तो अभी जो वफाकी हुकूमत है वो ये कह रही है कि इमरान खान गवर्नमेंट ने इनको जिस तरह से टैकल किया या KP हुकूमत ने जैसे बैठकर बातचीत की, उसका हमें नुकसान पहुंचा है। क्या ये दुरुस्त अमर है? कुछ गलतियां तो हुई है, उसमें तो कोई शक है नहीं। जब तालिबान को TTP के कुछ लोगों को तकरीबन 450 को उनको वापस आने दिया गया और उनको ये कहा गया कि आप अपने घरों में चले जाएं, लेकिन वो घरों में नहीं गए, वो पहाड़ों पे चले गए, वो सवात में उनको देखा गया, दीगर इलाकों में देखा गया, और उनकी एक्टिविटीज़, उनकी सरगर्मियाँ, उनके हमले बढ़ गए हैं। एक गलती हुई है मेरे ख्याल में। मुमकिन है कि जिन्होंने उनको इजाज़त दी थी उनके जहन में यही था कि शायद एक इत्तेमाद साजी के लिए एक इकदाम होगा, लोग घरों में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दौरान उन्होंने अपने सिस्टम को TTP ने मुख्तलिफ जगहों पे बहाल किया। उनका यह ख्याल था पुराने लोगों का कि शायद ये तहरीक इंसाफ की तरह एहतजाज है और वहाँ से बस घरों चले जाएंगे, या ये तहरीक लब्बैक वाले हैं फैज़ाबाद से उठ कर के घरों में चले जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। TTP ने अपने आप को रिवाइव किया, लेकिन मेरे ख्याल में ब्लेम गेम अब तो चलो हो गया है काम। अब ये करना है कि हिकमत अमली क्या होती है। मरकज़ अभी भी खैबर पख्तूनख्वा पे इल्ज़ाम लगाते, अभी भी आज भी मैं सुन रहा था वज़रा को वहाँ बोल रहे थे लाहौर में या मुख्तलिफ जगहों पर, ये वाला सिलसिला ख़त्म होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा करे कि जी बॉर्डर जो है, सिक्योरिटी जो है वो मरकज़ की है, मरकज़ कहे कि खैबर पख्तूनख्वा नाकाम है। अगर हम इन चक्करों में पड़े ना, सियासत बिल्कुल होनी चाहिए, सियासत ज़रूर करे, इख्तिलाफ ज़रूर रखे, तनकीद ज़रूर करे, लेकिन जब नेशनल इशू हो, जब सिक्योरिटी का मामला हो, तो मेरे ख्याल में उसमें अपने जो इख्तिलाफात है उनको थोड़ा सा आपने दूर करना है और एक हो करके। हमारा जो नेक्टा है टेररिज्म के हवाले से जो इदारा है वो कमज़ोर है। नेशनल एक्शन प्लान तकरीबन उसका कुछ पता नहीं चला कि वो उनका क्या हुआ। मरकज में भी नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं है, तो फिर होगा क्या पाकिस्तान? एग्जैक्टली। लास्टली बड़ा क्विकली ये बता दीजिएगा क्योंकि मुझे फिर ब्रेक लेनी है। अब इस पर सियासतदान कमेंट तो करते हैं, इस वक्त हम सियासत देख भी रहे हैं वफाक और मरकज़ के अपना मरकज़ और सूबों के दरमियान में, लेकिन ये जो सियासत की हद तक कमेंट हो रही है, फ़िक्रेबाजी हो रही है, जुमलेबाजी हो रही है, क्या ये सियासतदानों के हल करने का मसला है? मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या पसली है हमारे सियासतदानों की या इनके मैंडेट से ऊपर की बात है ये? 5 जुलाई को जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कौमी असम्बली का इजलास हुआ था, आपको याद होगा, उसी में फैसला हुआ था कि फ़ौज मुज़ाकरात को भी जारी वो रखेंगे, लेकिन पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। पार्लियामेंट के बगैर कुछ भी नहीं होता, सियासी लीडरशिप के बगैर कुछ भी नहीं होता। ओनरशिप ज़रूरी है। फ़ौज तो एक्शन करेगी, फ़ौज तो ऑपरेशन करेगी, उसमें हमारे लोग शहीद भी होंगे, लेकिन जब तक पॉलिटिकल ओनरशिप ना हो, पॉलिटिकल ओनरशिप मेरी नज़र में मरकज़ सूबे तमाम ने मिलकर की करनी है। अगर ये भी करेंगे तो फिर सिक्योरिटी इदारों को भी एक तक़वियत मिलेगी। लेकिन अगर इख्तिलाफ इतने ज़्यादा हो कि इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि जी 50%, 51% दहशतगर्दी बढ़ गई है। अब कैसे बढ़ गई है? जब उनके साबिक वज़ीर साहब एक वीडियो में कहते हैं कि जी गेम हो रहा है, आपको बुरा सईद का वीडियो याद होगा ना कि गेम, अगर वो एक कितने जिम्मेदार बंदा, जब सवाद में शुरू हुआ था मामला तो उसने कहा गेम किया जा रहा है, तो उसने मरकज़ पे इल्ज़ाम लगाया, एक लिहाज से एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाया। ऐसे तो फिर मामला नहीं चलते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब आपके वक्त के लिए। माहिर अफ़गान उमूर सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।